नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं भूगोल विषय का तीसरा पाठ, जिसका नाम है ज्वार भाटा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं या सीखने वाले हैं। इस अध्याय के पिछले वाले वीडियो में हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इसके बारे में हमने अनेक उदाहरणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। चलिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य चंद्रमा के भी गुरुत्वाकर्षण बल और साथ ही साथ पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ज्वार भाटा किसे कहते हैं यह हम जानते हैं। सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण समुद्री जल किनारों की तरफ बढ़ जाता है, इसे हम ज्वार कहते हैं। और समुद्री जल का किनारों की तरफ घट जाना ही भाटा कहलाता है। ज्वार और भाटा समुद्र में किस कारण से आते हैं, इन्हीं कारणों को हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए हम ज्वार भाटा से इस वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, ज्वार और भाटा कहते किसे हैं। सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल के एकत्रित प्रभाव के कारण सागरीय जल के स्तर में वृद्धि होना ज्वार तथा जल के स्तर का कम होना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की जो परिभाषा है यह आप सभी को याद करना है। एक बार फिर से हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल का रिवीजन करते हैं या पुनरावर्तन करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी का किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचने वाली शक्ति को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिस तरह से पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है या होता है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि चंद्रमा है, सूर्य है और इसके अलावा बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी के केंद्र की तरफ से बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इन दोनों बातों को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, यानी हमेशा इसको जानते रहना है। इन्हीं दोनों बल के कारण पृथ्वी के समुद्री भाग का जो जल स्तर है वह बढ़ जाता है, इसी को हम ज्वार कहते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं ज्वार की स्थिति कब उत्पन्न होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप सभी इस चार्ट की तरफ। इस चार्ट में यहाँ पर सूर्य और यहाँ चंद्रमा और यहाँ पृथ्वी की आकृति बनाकर दिखाया गया है। ध्यान दीजिए सभी, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तब ग्रहण की स्थिति होती है। यह आपको पिछले अध्याय में बताया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। और इसके साथ ही जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, मतलब ऐसी स्थिति होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। यह स्थिति सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में होने वाली या सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीधी रेखा में होने वाली स्थिति अमावस्या और पूर्णिमा को होती है। इस अमावस्या और पूर्णिमा को समुद्री जल बहुत अधिक मात्रा में किनारे की तरफ खींच जाता है और इसी को हम बृहद ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार मतलब बड़ा ज्वार।
अब ये बड़ा ज्वार किस प्रकार से आता है इस बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य में। साथ ही साथ पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसके साथ ही साथ पृथ्वी के बाहर की तरफ पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है। सूर्य का बल भी इस दिशा में कार्य कर रहा है, चंद्रमा का बल भी इसी दिशा में काम कर रहा है, मतलब एक ही दिशा में सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो समुद्री भाग है पृथ्वी पर स्थित, वह जल क्या होता है इस चंद्रमा की तरफ खींच जाता है या उड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पृथ्वी के इधर का जो समुद्री भाग है, मतलब चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र का वो जो समुद्री भाग का जल है वह चंद्रमा की तरफ उठ जाता है। इस प्रकार यहाँ पे ज्वार की स्थिति आ जाती है। अब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस कारण से पृथ्वी के सतह पर बाहर की तरफ बल कार्य करता है, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये अपकेंद्रीय बल यहाँ के जल को पीछे की तरफ, बाहर की तरफ धक्का देता है। इस प्रकार यहाँ का जल भी किनारों की तरफ बढ़ जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी के आमने सामने के दोनों भागों पर ज्वार की स्थिति होती है और इस आमने सामने के दोनों भागों का जल स्तर कम हो जाता है। यहाँ के और यहाँ के समुद्री भाग का जल स्तर कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भाटा की स्थिति होती है। यह स्थिति कब होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी सूर्य ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर यह स्थिति कब होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है। सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए हमारी पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य करता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करने के कारण यह पृथ्वी का जो जल है, समुद्री जल, चंद्रमा की तरफ खींच जाता है और इस स्थिति में पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण इस क्षेत्र का जल भी बाहर की तरफ फेंका जाता है, यानी बाहर की तरफ, किनारे की तरफ बढ़ जाता है। इस स्थिति में भी बृहद ज्वार आते हैं। पृथ्वी के दोनों तरफ बृहद ज्वार और यहाँ पर भाटा की स्थिति होती है। तो आप ध्यान दीजिए कि बृहद ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को ही आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि समुद्र का जल बढ़ने वाला, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आएंगे। अब हम चलते हैं आगे की स्थिति लघु ज्वार की तरफ। यह स्थिति जब होती है, मतलब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब इन तीनों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, या हम कहें जब ये तीनों समकोण की स्थिति में होते हैं, तब सूर्य का बल इस दिशा में कार्य करता है और चंद्रमा का बल इस दिशा में कार्य करता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, यहाँ की अपेक्षा पृथ्वी के इस भाग का जल स्तर चंद्रमा की तरफ थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा ही बढ़ता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि समुद्र में छोटे ज्वार आते हैं, इस क्षेत्र में छोटा ज्वार आएगा और ठीक इसके विपरीत दिशा में यहाँ पर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कार्य करने के कारण यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति होती है और इस क्षेत्र में भी, पृथ्वी के इस क्षेत्र में भी लघु ज्वार होता है और यहाँ पर भाटे की स्थिति होती है। जब कभी भी पृथ्वी के जिस भाग में ज्वार आएगा उसके विपरीत दिशा में भी ज्वार की स्थिति होती है और उसके बीच वाले क्षेत्र में, मतलब इस दोनों के बीच वाला क्षेत्र यहाँ पर भाटे की स्थिति होती है। ध्यान दीजिए, लघु ज्वार कब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच समकोण की स्थिति होती है या 90 अंश की कोण की स्थिति में होती है। यह लघु ज्वार प्रत्येक सप्तमी या अष्टमी की तिथि को होता है।
यह सप्तमी या अष्टमी के तिथि को होता है। यह महीने में 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष के में भी सप्तमी और अष्टमी आती है और कृष्ण पक्ष में भी सप्तमी और अष्टमी आती है। यानी महीने में 2 बार सप्तमी या अष्टमी के दिन लघु ज्वार आता है समुद्री भागों में, और इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच समकोण की स्थिति होती है। आगे हम चलते हैं, एक सामान्य जो ज्वार होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? ये चंद्रमा लगा रहा है। जब चंद्रमा पृथ्वी के इस दिशा में है, पृथ्वी यहाँ पर, चंद्रमा यहाँ पर, तब क्या होता है? इस दिशा में चंद्रमा का बल, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो पृथ्वी पर स्थित जो समुद्री जल है वह चंद्रमा की तरफ ऐसे बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में ज्वार की स्थिति होती है। और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण यहाँ का भी जल बाहर की तरफ फेंका जाता है, यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ज्वार और यहाँ पर भी ज्वार, यहाँ भाटा, यहाँ भाटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ज्वार की स्थिति और यहाँ पर भी ज्वार की स्थिति, और यहाँ पर भाटा की स्थिति होगी, और पृथ्वी के इस क्षेत्र में भी भाटा की स्थिति होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी कल्पना करिए, पृथ्वी हम अपने अक्ष पर निरंतर घूम रही है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। यह बात आप सभी को पता है। थोड़ा सोचिए, पृथ्वी का यह हिस्सा यदि घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगा, उसके बाद घूमते घूमते ऐसे वैसे एक बार फिर यहाँ पे पहुँचेगा, मतलब 24 घंटे का समय हो जाता है। जब यहाँ पर पृथ्वी का यह भाग घूमते घूमते ऐसे घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँचेगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। ध्यान दीजिए, कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। 12 घंटे बाद पृथ्वी का यह हिस्सा घूमकर यहाँ पर पहुँचेगा। तो क्या जब यह भाग पृथ्वी का यहाँ पर पहुँचेगा, फिर उसी दौरान यह भाग यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ज्वार की स्थिति होगी? पृथ्वी के इस भाग पर ज्वार की स्थिति होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? जैसे ही 12 घंटे में यह पृथ्वी का भाग घूमकर यहाँ पर आएगा, उसी 12 घंटे के दौरान क्या होगा? यह चंद्रमा भी अपनी कक्षा में आगे बढ़ेगा, तो चंद्रमा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ज्वार की स्थिति पृथ्वी के इस क्षेत्र में आ जाएगी, चंद्रमा के सामने वाले क्षेत्र में। इस प्रकार पृथ्वी का यह भाग जब घूमकर यहाँ पर पहुँचेगा, तब इस भाग में ज्वार की स्थिति होगी। इस दृष्टि से एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में 12 घंटे और 25 मिनट का अंतर होता है। 12 घंटे 25 मिनट के समय का अंतर होता है। यदि कहा जाए एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आएगा, इसका उत्तर होगा 12 घंटे 25 मिनट के बाद। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में कितने घंटे का अंतर होगा? 12 घंटे 25 मिनट का। उसी तरह एक भाटा से दूसरे भाटे के बीच में भी 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होगा। यहाँ से यहाँ तक का अंतर 12 घंटे 25 मिनट का। तो उसी तरह यहाँ से मतलब एक ज्वार से भाटे के बीच के समय का अंतर कितना? ज्वार से भाटे के बीच का इस 12 घंटे 25 मिनट का आधा, यानी कितना होगा? 6 घंटे लगभग 13 मिनट। यह जो समय है यह कुछ आगे पीछे हो सकता है, 13, साढ़े 12 भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, ज्वार से भाटे के बीच के समय का अंतर 6 घंटे 13 मिनट और ज्वार से ज्वार के बीच का समय 12 घंटे 25 मिनट। हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं, हर 12 घंटे 25 मिनट के बाद समुद्र में ज्वार आता है। ध्यान दीजिए, अभी अभी हमने सीखा कि जो बृहद ज्वार होता है वह इस स्थिति में होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, या सूर्य,
पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। ये एक सीधी रेखा में होते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को। इस प्रकार समुद्र में बृहद ज्वार यानी बड़े ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। और हमने यह देखा कि लघु ज्वार होते हैं वह जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो समुद्र में लघु ज्वार आते हैं। और यह लघु ज्वार सप्तमी या अष्टमी की तिथि को आते हैं। सप्तमी या अष्टमी की तिथि महीने में शुक्ल पक्ष में एक बार आती है और कृष्ण पक्ष में एक बार आती है, महीने में 2 बार आती है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा यह जो प्रतिदिन आने वाले ज्वार हैं, प्रतिदिन जो ज्वार आते हैं हर 12 घंटे 25 मिनट के बाद समुद्री भाग में ज्वार आते हैं। ये समुद्री भागों में जब ज्वार आता है तो समुद्र का जल किनारे की तरफ भर जाता है। तो समुद्र में ज्वार आने के हमारे लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे समुद्र का जल किनारे की तरफ बढ़ा तो जो खाड़ी के क्षेत्र होते हैं, इन खाड़ी के क्षेत्रों में समुद्र के जल के साथ ही साथ मछलियाँ भी खाड़ी के क्षेत्रों में आ जाती हैं। और जब भाटा की स्थिति होती है तो मछलियाँ खाड़ियों में फंसी रह जाती हैं। तो समुद्र के किनारे वाले स्थानीय लोग उन मछलियों को पकड़कर अपना व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं। एक तो ये फायदा हो गया। दूसरी बात, आप सबको पता है कि समुद्र के जल से नमक तैयार किया जाता है। जब ज्वार की स्थिति होती है तो नमक सार में समुद्री जल भर जाता है और भाटे की स्थिति में नमक सार में बने कैरियों में समुद्र का जल रुका रह जाता है और बाद में उस जल का वाष्पीकरण हो जाता है और उस नमक सार में नमक बचा रह जाता है। फिर उसको वहाँ से इकट्ठा करके फिर कंपनियों में उसको शुद्ध करके साफ करके फिर वह पैकेट बंद करके मार्केट के माध्यम से हमारे आपके घर तक आता है। ये 2 फायदे हो गए। तीसरा फायदा, जो बड़े बड़े जलयान हैं बंदरगाहों पर माल को खाली करने के लिए या माल को लोड करने के लिए लगाए गए होते हैं और समुद्री जल उस समय सूख गया होता है या समुद्री किनारा उस समय सूख गया होता है जहाँ पर जलयान होते हैं। तो इंतजार किया जाता है कि जब ज्वार आएगा, समुद्र का जल किनारे की तरफ बढ़ेगा तो उस जल के माध्यम से जलयान को समुद्रों में उतार कर फिर जहाँ के लिए उस जलयान में माल भरा रहता है फिर वह जलयान उस देश को या उस क्षेत्र को चला जाता है। इसके साथ ही साथ समुद्र में अनेकों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ज्वार भाटा के माध्यम से बहुत बार ऐसा होता है कि समुद्र में स्थित खनिज किनारों तरफ आ जाते हैं और वहां से पता लगता है कि समुद्र के इस क्षेत्र में इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ज्वार भाटा के माध्यम से और भी हमें फायदे होते हैं। अब हम चलते हैं ज्वार भाटा के माध्यम से हमें क्या क्या हानियां या नुकसान होते हैं। कभी कभी ज्वार की जानकारी न होने पर बहुत बार ऐसा होता है कि समुद्री क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए या छुट्टियां मनाने गए लोग समुद्र के जल में स्नान करते हैं और समुद्र का जल अचानक बढ़ने से वो फंस जाता है समुद्र के जल में। ऐसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र के जल ज्वार भाटे की जानकारी न होने के कारण समुद्र में कभी कभी लहरें उठती हैं और इन लहरों में जो छोटी छोटी नावें होती हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये ज्वार भाटा के फायदे और नुकसान हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।